हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। तो सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स क्लास 9th केमिस्ट्री से ले लेते हैं जो हमने पढ़े थे गैस लॉज में। तो आपने कुछ लॉज वहाँ पे पढ़े थे जैसे बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी गैस को आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के प्रेशर के। तो वहाँ से आपको एक एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज़ पीवी, जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आप कह सकते हो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। PV हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो अगर P1 और V1 एक कंडीशन है जहाँ पे प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, और दूसरी कंडीशन है जहाँ पे उसी गैस का प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 हो जाता है, तो जो प्रोडक्ट होगा P1 V1 वो P2 V2 के इक्वल होगा। और ये कब होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी आप बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। दूसरा लॉ आपके पास आता है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी गैस को आपने रखा है कांस्टेंट प्रेशर पे तो जो उसका वॉल्यूम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होते जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा दैट इज V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो जो रेशियो होता है V/T वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कब, जब प्रेशर कांस्टेंट हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो यहाँ पे आपको गैस इक्वेशन मिलती है, और गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो रेशियो होता है, रेशियो क्या, PV/T, ये हमेशा क्या होना चाहिए, किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि P1 V1/T1 एक कंडीशन है और P2 V2/T2 दूसरी कंडीशन है सेम गैस के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2 होता है। तो ये सारी इक्वेशंस आपने क्लास 9th में पढ़े थे, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी इक्वेशंस याद होंगी। अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो आप एक बार इसको फिर से देख सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं, और स्टैंडर्ड प्रेशर भी एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। तो आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर याद रखना है कि किस टेम्परेचर को हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं और किस प्रेशर को हम स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं। तो जो टेम्परेचर है कितना, 273 केल्विन, जो इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। तो 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस दोनों सेम टेम्परेचर हैं। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को, 1 ATM, जो कि इक्वल होता है किसके, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, और यू कैन से 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये तीनों सेम चीज़ हैं। 1 ATM प्रेशर किसके इक्वल होता है, 760 mm ऑफ Hg या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन होता है, या आप बोल सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो दैट इज़ 1 ATM या फिर 760 mm ऑफ Hg या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये सारी चीज़ें आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। अब हम एक लॉ पढ़ेंगे दैट इज़ गे-लुसैक लॉ ऑफ कॉम्बाइनिंग वॉल्यूम। तो जनरली ये जो लॉ होता है इससे हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं या डायरेक्टली ये लॉ भी पूछा जा सकता है। तो आपको पहली बात लॉ याद रखना है, और दूसरी चीज़ इसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। तो ये लॉ कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा गैसियस रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके जो वॉल्यूम्स का रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। और अगर वो जो प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स भी गैसेस हैं तो इन सब के मीन्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो वॉल्यूम्स का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। और ऐसा कब होगा, अगर सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो कि गैसियस फॉर्म में हैं उनका वॉल्यूम आप
सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे मेज़र करो, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम डिपेंड करता है। प्रेशर चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, और टेम्परेचर चेंज करोगे तो उससे भी वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम मेज़र किया जाएगा सारे गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, वो सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मेज़र किया जाएगा। कि अगर किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे आप एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम मेज़र कर रहे हो तो दूसरे रिएक्टेंट का वॉल्यूम भी आप उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मेज़र करोगे। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का हम रेशियो लेंगे वो सारे के सारे गैसेज होने चाहिए। अगर वो गैसेज नहीं है तो ये लॉ उनके लिए अप्लाई नहीं होगा, आप उनको छोड़ देंगे। और अगर वो गैसेस हैं तो ही ये लॉ उनके लिए अप्लाई होगा। तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन, ये एक गैस है, प्लस हाइड्रोजन, ये भी एक गैस है, और ये फॉर्म करते हैं अमोनिया। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वॉल्यूम का, कब लेंगे हम, जब ये गैसेज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैसेज हैं तो इनके आप वॉल्यूम का रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो जो होगा वही उनके वॉल्यूम्स का भी रेशियो होगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन का एक वॉल्यूम है और हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम है, क्योंकि नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के फॉर्म करते हैं। तो आप बोल सकते हो देयर आर 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया। तो जो रेशियो होगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के वॉल्यूम्स का वो होगा 1:3:2। तो इस लॉ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस रेशियो से अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पता चल गया, आपको सिर्फ अगर नाइट्रोजन का वॉल्यूम पता चल गया तो आप हाइड्रोजन और अमोनिया का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, या आपको अमोनिया का वॉल्यूम पता है तो आप बाकी सबका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको इनके वॉल्यूम्स का रेशियो पता है। तो इसलिए ये लॉ काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे H2 + Cl2 विल फॉर्म 2HCl। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:2। तो ये सब यहाँ पे गैसेस हैं, तो आप वॉल्यूम का रेशियो इजीली पता कर सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन है NH3 + Cl2 विल फॉर्म NH4Cl। तो यहाँ पे अमोनिया तो गैस है, क्लोरीन भी गैस है, लेकिन ये सॉलिड हो जाता है। तो यहाँ पे रेशियो केवल किसका लेंगे, अमोनिया और क्लोरीन का। या अगर ये गैस होती तो इसका भी रेशियो हम लोग लेते, तो केवल इनका रेशियो 1:1 होगा। आप 1:1:1 क्योंकि इसका भी एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन आप इसको रेशियो में इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि अब ये सॉलिडिफाई हो चुका है। तो जो प्रोडक्ट है वो एक गैस नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है ये लॉ केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इस लॉ के हम अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, what volume of oxygen would be required to burn completely 150 ml of carbon monoxide? Calculate the volume of carbon dioxide formed in the reaction. तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि हमको कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा किस चीज़ के लिए, 150 ml कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करने के लिए। तो किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पे बर्न करना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है और उसको किससे बर्न करेंगे, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो ये 2 गैसेस के बीच में रिएक्शन हो गई और फॉर्म क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, तो इसके लिए हम लोग गैलिलिक लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आपको सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो आप इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हो गई। नाउ इसके बाद हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है वॉल्यूम्स का। तो मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम का रेशियो वही होगा जो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो होगा। तो 2 इसका एक मॉलिक्यूल है 1 और इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1:2। नाउ अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का, कितना है 150 ml। तो हमको ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं, लेट अस से लेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बी x ml। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इन द रेशियो, कौन सा रेशियो है 2:1, तो 2/1 हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम आपको पता है दैट इज 150 ml बाय ऑक्सीजन का वॉल्यूम है x ml, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2/1। तो 2x =
150, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 ml। तो आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिल गया, तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 75 ml। इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हमको कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। तो उसके लिए आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रेशियो जो है 2 और 2, तो आप रेशियो डायरेक्ट लिख सकते हो, दैट इज़ 2/2। तो आप कह सकते हो 2/2 क्या हो गया 1/1। तो आप कह सकते हो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2, और वो कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना वॉल्यूम था हमारे पास, दैट इज़ 150 ml। तो आपको पूछा गया है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इज 150 ml एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज 75 ml। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 100 ml of methane is burned in 250 ml of oxygen. Calculate the composition of resultant mixture if it is cooled to room temperature. तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन किसकी होगी, CH4 मीथेन को बर्न किया जा रहा है जो कि गैस है और बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ये क्या फॉर्म करेगा, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है और वाटर फॉर्म होगा। तो वाटर गैस होगा या लिक्विड होगा वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पे आपको पता है वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो जब हम लोग गेल-लिसाक लॉ यूज़ करेंगे तो वो वाटर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो इक्वेशन को बैलेंस कीजिए 2 2। अब आपको इक्वेशन देखनी है, इक्वेशन क्या कहती है कि जो रेशियो होगा वॉल्यूम का वो क्या होगा 1:2:1। तो यहाँ से आपको मीथेन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम का रेशियो मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, सेम यूज़ करना है आपको। 100 ml ऑफ मीथेन मेरे पास है तो 100 ml आपको दिया हुआ है, उसके अलावा 250 ml ऑफ ऑक्सीजन भी दिया हुआ है। तो आपको जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कोई रिजल्टेंट सब्सटेंस आपके पास बचेगा, उसका आपको कंपोजिशन पता करना है कि आपके पास कितना कितना वॉल्यूम कौन कौन से सब्सटेंस का बचेगा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ मीथेन बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो देख लेते हैं, दैट इज़ 1/2। तो जो रेशियो होगा कितना मीथेन यूज़ होगा और कितना ऑक्सीजन यूज़ होगा किसी भी केमिकल इक्वेशन में, तो मान लेते हैं 100 ml के लिए हमारे पास x ml ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमारे पास मीथेन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया गया है और हमको ये पता करना है कि 100 ml मीथेन के लिए कितना ml ऑक्सीजन चाहिए या फिर 250 ml ऑक्सीजन के लिए कितना ml मीथेन चाहिए। तो ये गिवन वॉल्यूम है जितना हमारे पास है, ज़रूरी नहीं है कि सब रिएक्ट कर रहे, तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं 100 ml के साथ रिएक्ट करने के लिए हमारे पास x ml ऑक्सीजन का है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ CH4 वो 100 ml दिया हुआ है बाय x, क्योंकि वो ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो उसके साथ रिएक्ट करेगा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 200 ml। तो यहाँ से आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिल गया, दैट इज़ 200 ml। तो होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो 100 ml मीथेन के साथ रिएक्ट करने के लिए हमको कितना वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन का, 200 ml। तो लेकिन हमारे पास तो 250 ml ऑक्सीजन है, तो इससे क्या होगा, इससे जो 50 ml ऑक्सीजन बच गई, क्योंकि हमारे पास 100 ml मीथेन थी और उसके लिए हमको चाहिए 200 ml ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन हमारे पास तो 250 ml है, तो बाकी क्या होगा 50 ml बच जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ लेफ्ट इज इक्वल टू, हमारे पास इनिशियली कितनी थी 250 और रिएक्शन में कितनी यूज़ हुई 200, तो दैट इज़ इक्वल टू 50 ml। दूसरी चीज़ हमको कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 या आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि जो रेशियो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को 1:1 है, तो दैट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मीथेन और वो कितना है 100 ml। तो
कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इज इक्वल टू 100 ml, और उसके अलावा ऑक्सीजन भी बच गई हमारे पास 50 ml। तो कंज्यूम हमारे पास जो मीथेन था वो पूरा का पूरा 100 ml कंज्यूम हो जाएगा। जो ऑक्सीजन थी वो कितनी कंज्यूम होगी, क्योंकि 100 ml के साथ केवल 200 ml ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, लेकिन हमारे पास 250 ml थी, तो 200 तो क्या होगी, रिएक्ट करेगी, हमारे पास 50 ml बच जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट इज 50 ml, और मीथेन तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, और वो कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि कितना फॉर्म होगा, जितना हमने मीथेन को कंज्यूम किया, क्योंकि रेशियो दोनों का सेम है। तो यहाँ पे आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा वो भी मिल गया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। तो रिजल्टेंट मिक्सचर का जो कंपोजिशन होगा, क्या क्या बचेगा हमारे पास, क्या क्या बचेगा, 50 ml ऑक्सीजन और 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा बाकी सब कुछ कंज्यूम हो जाएगा। वाटर बचेगा, लेकिन वो लिक्विड में है, तो हमको केवल गैसियस मिक्सचर के बारे में पता करना है, हम वाटर का वॉल्यूम नहीं पता कर पाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो एक और क्वेश्चन हमारे पास है, 300 ml ऑफ एसिटिलीन इज बर्न्ड completely in just sufficient air containing 20% oxygen, calculate the composition of resultant gaseous mixture। तो यहाँ पे भी आपको composition ही कैलकुलेट करना है resultant mixture का। तो सबसे पहले वही हमको इक्वेशन देखनी है। तो किसको बर्न कर रहे हैं यहाँ पे, एसिटिलीन को। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2, ये एक गैस होती है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि बर्न वो ऑक्सीजन से ही होगा, और ये क्या फॉर्म करेगा, CO2, क्योंकि ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, प्लस H2O। इक्वेशन को आप बैलेंस करना सीखिए, 2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5। तो अब आपको क्या है दिया हुआ कि हमको प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है, 1 atm प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो वो वेपर हो जाएगा, तो ये भी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अगर हम रेशियो देखें तो आपको पता है कि जो लॉ है वो वाटर के लिए भी यूज़ होगा। तो रेशियो जो होगा वॉल्यूम का, दैट इज़ 2:5:4:2। तो आपको ये रेशियो ध्यान में रखना है। अब आपको और क्या चीज़ दी हुई है, आपको 300 ml एसिटिलीन का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 300 ml। तो मान लेते हैं हमको उसके लिए x ml ऑक्सीजन चाहिए, तो बस वॉल्यूम रेशियो लिखिए, वॉल्यूम ऑफ C2H2 बाय वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5, क्योंकि ये रेशियो है इसके वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ C2H2 आपको पता है, दैट इज इक्वल टू 300 बाय वॉल्यूम ऑफ O2, वो हमने कितना एज्यूम किया, x इक्वल टू 2/5। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 5 × 300, दैट इज इक्वल टू 1500। तो x इक्वल टू हो गया आपके पास 750। तो वॉल्यूम ऑफ O2 आपको मिल चुका है, दैट इज इक्वल टू 750 ml। तो 750 ml ऑफ O2 विल बी कंज्यूम्ड, इतना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। तो ये सफिशिएंट एयर है, मतलब जितनी ऑक्सीजन मिली है वो पूरी कंज्यूम हो जाएगी, ये बचेगा नहीं कुछ भी इससे। दूसरा, इसके बाद आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ CO2 आपको कैलकुलेट करना है। तो सेम यहाँ पे भी वही यूज़ करेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, YmL। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ C2H2 बाय वॉल्यूम ऑफ O2, जो रेशियो है वो क्या है, 2/4। तो वॉल्यूम ऑफ C2H2 वो क्या है, दैट इज 300 बाय वॉल्यूम ऑफ CO2, O2 नहीं, यहाँ पे CO2 आएगा, तो वो कितना है, Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो Y इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे, दैट इज 600। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इक्वल टू 600 ml। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दो चीज़ें आपको मिल गई हैं, एक तो ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई और कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ। उसके अलावा एक और चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, वाटर वेपर। तो आप देख सकते हो जो रेशियो है वो 2:2 का है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे भी, वॉल्यूम ऑफ H2O इज इक्वल टू दैट इज वॉल्यूम ऑफ H2O फॉर्म्ड, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ C2H2, वो कितना था, कंज्यूम कितना हो, दैट इज 300 ml। तो इतना वाटर वेपर भी हमारे पास होगा फॉर्म। और लास्ट में आपके पास एक और प्रॉब्लम है कि हमने
एयर ली थी, और एयर में आपको पता है मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर एयर होता है, बट हमारे पास मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो जनरली हमको यही दो कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, बाकी के कंपोनेंट्स को हमको नेगलेक्ट करना है। तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो एयर है हमारे पास उसमें 20% ऑक्सीजन है, तो बाकी कितना परसेंट बच गया, दैट इज़ 80%। तो हमारे पास एयर में क्या होगा, 20% ऑक्सीजन और 80% नाइट्रोजन। अब जितनी ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन तो हमने यूज़ कर ली, कहाँ यूज़ कर ली, इस रिएक्शन में। तो ऑक्सीजन जितनी भी थी वो सारी की सारी यूज़ हो गई, लेकिन नाइट्रोजन क्या इस रिएक्शन में यूज़ हुई है, नहीं। तो जितनी भी नाइट्रोजन उस एयर में रही होगी वो तो ऐसे ही बच जाएगी। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद भी जो नाइट्रोजन होगी वो बच जाएगी। तो क्योंकि नाइट्रोजन भी उस रिजल्टेंट मिक्सचर का एक हिस्सा होगी, तो हमको नाइट्रोजन का वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ O2 बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 20% ऑक्सीजन और 80% नाइट्रोजन है, तो 20/80 ही हो जाएगा इसका रेशियो, दैट इज 1/4। सो वॉल्यूम ऑफ O2 मुझे नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कुछ भी ले लो, XYZ, Z मान लेते हैं। तो O2 का वॉल्यूम आपको पता है, दैट इज 750 बाई वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन मान लेते हैं Z है, इक्वल टू 1/4। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000। तो यू कैन से द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ N2 इज इक्वल टू 3000 ml। तो अब आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टेंट गैसेस मिक्सचर। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है रिएक्टेंट्स तो कंज्यूम हो गए, ये 300 ml कंज्यूम हो गया, तो ये तो बचेगा नहीं रिएक्शन के बाद। उसके बाद ये 750 ml जो ऑक्सीजन था वो भी रिएक्टेंट था, तो वो भी कंज्यूम हो गया, वो भी नहीं बचेगा रिएक्शन के बाद। रिएक्शन के बाद बचेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी हमारे पास, दैट इज 600 ml कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर 300 ml, और नाइट्रोजन जो बच गई थी दैट इज 3000 ml। तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसमें क्या क्या होगा, 600 ml कार्बन डाइऑक्साइड, 300 ml वाटर वेपर और 3000 ml नाइट्रोजन। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि जो रिएक्टेंट्स होंगे वो कंज्यूम हो जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में रिएक्टेंट्स में से एक ही कंज्यूम हुआ था, क्योंकि दूसरा जो रिएक्टेंट था ऑक्सीजन वो ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास था, तो वो भी कुछ बच जाएगा। तो कितना कंज्यूम हुआ और कितना बच गया, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही आप और न्यूमेरिकल्स करते जाइए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे वो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हुई तो आप अपने डाउट्स भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।